नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपके लिए वो खबरें लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में इन दिनों हालात ठीक नहीं है। अमेरिका ने जब से ईरान पर हमला किया है तब से हालात और बिगड़ने लग गए, और खास करके डोनाल्ड ट्रंप जब से सेकेंड रिजीम में आए हैं तब से दुनिया बहुत उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। इसलिए वर्ल्ड नाउ आपके लिए बहुत जरूरी शो है। इसे देखा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर भी किया कीजिए। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के जो ताज़ा हालात हैं, क्योंकि वो अब विस्फोटक मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरान के खिलाफ डील करने के फिराक में, लेकिन इस बीच खबर यह है कि इस डील पर किसी की टेढ़ी नजर पड़ गई है। ट्रंप खुले तौर पर यह संकेत दे रहे हैं कि उनका फोकस किसी नए युद्ध को बढ़ाने के बजाय इस टकराव से बाहर निकलने पर है। वो चाहते हैं कि इस जंग से वो जल्द से जल्द निकले, क्योंकि अमेरिका की हालत खराब हो रही है। यहां तक कि अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन इस जंग में एक ऐसा मुल्क भी है जो नहीं चाहता है कि युद्ध खत्म होनी चाहिए। उस मुल्क का नाम है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख पूरी तरीके से आक्रामक बना हुआ है। नेतन्याहू का साफ कहना है कि जब तक ईरान को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं कर देते तब तक ईरान से पीछे हटने का मतलब ही नहीं है। तो क्या अमेरिका मजबूरी में यह जंग लड़ रहा है, और जब तक इजराइल का सैन्य ऑपरेशन जारी रहेगा तब तक अमेरिका को लड़ना होगा? बताएंगे आपको अंदर की एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग खबर, कैसे अमेरिका और ईरान की बातचीत को डिरेल करने की कोशिश की है इजराइल ने, कैसे इन दोनों देशों के बीच राजनयिकों को निशाना बनाने की कोशिश की है जो बातचीत के चैनल में इन्वॉल्व थे। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपके सामने आज लेकर आए हैं और उसका खुलासा करेंगे वर्ल्ड नाउ में। पहली स्टोरी बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताएंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बारे में, जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। यह इतना हॉट टॉपिक है कि अगर अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाए तो दुनिया चैन की सांस ले लेगी और अमेरिका मिडिल ईस्ट से निकल जाएगा, क्योंकि तेल की लाइफलाइन है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, और होर्मुज के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया बेचैन है। आज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सुपर पावर टकराव का एक नया अखाड़ा बन गया है। अमेरिका की लाख कोशिशों और रणनीतिक दबाव के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुल रहा है, और अमेरिका ये डिमांड कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने के लिए दुनिया भर की सैन्य ताकतें इस मामले में दखल दें। और इसलिए मामला पहुंच गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया से सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। और यह मामला उठाया है, यह मांग उठाई है बहरीन ने, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोला जाए, और यूएनएससी में इस मामले पर वोटिंग होनी है, चर्चा होनी है, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है। इंपॉर्टेंट खबर यह है कि यूएनएससी में रूस और चीन ईरान के साथ तो हैं, लेकिन फ्रांस ने भी इस मुद्दे पर वीटो लगाकर प्रस्ताव को रोक दिया है, और फ्रांस खुल्लम खुल्ला अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। फ्रांस ने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करते, यानी फ्रांस बनाम अमेरिका की तस्वीर भी अब इस लड़ाई में दिखने लगी है। फिर वर्ल्ड नाउ में हम आगे बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप वाकई दबंग है या फिर बहुत बड़े दबाव में है? ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिकी आर्मी चीफ के अचानक हटने या बदलाव की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक तरफ तेहरान से जंग जारी है, हर दिन यह जंग विध्वंसक होती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की टीम ढह रही है। अमेरिकी सेना में खलबली है। अमेरिकी सेना ताश के पत्तों की तरह एक एक करके ढेर हो रही है, और एक और आर्मी चीफ का इस्तीफा यह बताता है कि अमेरिकी सेना खुद कॉन्फिडेंट नहीं है इस जंग को लेकर। इस बीच पूर्व मेजर का एक बयान सामने आया है, ऑल इज नॉट वेल, यानी ट्रंप के सिस्टम जो उन्होंने बनाया है अमेरिका में, उसके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो आखिर अमेरिकी सेना में भगदड़ क्यों है, बताएंगे आपको डिटेल से। कितने अधिकारियों का, सैन्य अधिकारियों का इस्तीफा हो चुका है, इस्तीफा देने वाले अधिकारियों ने क्या कहा है, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, किस तरह से मुश्किलें बढ़ रही हैं, यह भी डिटेल से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर वर्ल्ड नाउ में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है
कि अमेरिका डील तो करना चाहता है ईरान के साथ, ईरान भी डील की मेज पर आना चाहता है। बैक चैनल से बातचीत जारी और इस बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अमेरिका डील की कोशिशों में लगा है। बेशक वो 1-2 हमले कर दे रहा है, लेकिन अमेरिका का मानना है कि अगर आज इस जंग से नहीं निकले तो फिर अमेरिकी इकोनॉमी की तबाही तय है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की साख जो मिट्टी में मिल चुकी है उसे दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकेगा। इसलिए किसी भी तरह अमेरिका यहां से बोरिया बिस्तर समेट के इस जंग को रैप अप करना चाहता है, क्योंकि यहां से अमेरिका को अभी कोई वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर खुल जाता है तो हम ईरान के ऊपर हमले बंद कर सकते हैं और ईरान से आज ही जंग खत्म कर देंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बातचीत चल रही है और बहुत जल्द यह फैसला आ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया है। लेकिन इस पक्ष में एक तबका, एक देश ऐसा भी है जो ट्रंप की मजबूरी है और इस युद्ध का सबसे बड़ा विलन भी आप कह सकते हैं। खबर है कि इजराइल रुकने को तैयार नहीं है और वो अमेरिका की बात भी मानने को तैयार नहीं है। जो अब तक ईरान को बर्बाद और तबाह करने की धमकी दे रहा था अमेरिका, वो सीजफायर की बात कर रहा है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि किसी भी कीमत पर सीजफायर नहीं होने देंगे, तब तक नहीं होने देंगे जब तक ईरान को पाषाण काल में नहीं भेज देते। और इसलिए इस जंग में अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है। अब आप सोचेंगे कि यह खबर सामने कैसे आई। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल क्या हो रहा है, इराक से लेकर सीरिया तक फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन्स की बारिश हो रही है। पेंटागन के होश उड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप रात में ठीक से सो नहीं पा रहे। लगातार हो रहे हमले की वजह से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। थर्ड पैट्रियट जैसी मिसाइल सिस्टम धूल फांक रही हैं। बड़े बड़े फाइटर जेट F-35, F-22 और F-15 फाइटर जेट्स ईरान में ढेर हो चुके हैं और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुकी है। अमेरिका जानता है कि अगर युद्ध में थोड़े दिन और रह गए तो फिर अमेरिका के लिए वो डेंट साबित होगा ये जिसे वो कभी भर नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरीके से ब्लॉक है। तेल की बढ़ती कीमत, सप्लाई पर मंडराते खतरे ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। इसलिए वो वाशिंगटन जो कल तक ईरान को तबाह बर्बाद करने की बात कर रहा था, आज वही वाशिंगटन खुद कह रहा है कि आज अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दे तो ये जंग हम तुरंत बंद कर देंगे। तो आपको मैं अंदर की खबर बताऊं उससे पहले जान लीजिए कि अमेरिका सीजफायर क्यों करना चाहता है। नुकसान का आंकड़ा सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। जंग 5वें हफ्ते में, लेकिन शुरुआत के 3 हफ्ते में $2.9 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अरबों डॉलर के उन्नत ड्रोन और विमान खाक हो चुके हैं। अमेरिका के 15 से ज्यादा लड़ाकू विमान तबाह हो चुके हैं। 30 दिनों में सेना पर 4.7 लाख करोड़ का खर्च आ चुका है। रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, बुनियादी ढांचे, सब कुछ ईरान ने तबाह कर दिया है। सैन्य संपत्तियों को 24,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 1,000 से अधिक मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। 850 से अधिक टॉमहॉक मिसाइल फायर की जा चुकी हैं। पहली बार अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज $39 ट्रिलियन को पार कर गया और $40 ट्रिलियन को छूने वाला है। इसलिए यही सवाल उठता है कि अगर अमेरिका इस युद्ध से निकले नहीं तो करे क्या, और निकल गया तो फिर मिडिल ईस्ट में क्या होगा? क्या युद्ध खत्म हो जाएगा या अमेरिका के जाने के बाद इजराइल और ईरान लड़ते रहेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम देश किसके साथ खड़े होंगे, ईरान के साथ या इजराइल के साथ? ऐसी तमाम उलझनें जिसको अमेरिका सुलझाना तो चाहता है, लेकिन वो एक बहुत खतरनाक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन दोनों युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। ईरान ने युद्ध खत्म करने की शर्त रख दी है। ईरान सीजफायर नहीं चाहता है। ईरान बाइंडिंग गारंटी चाहता है और कहता है कि भाई आप जिस दिन कह देंगे कि आज के बाद से अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला नहीं करेगा, उस दिन जंग खत्म। लेकिन ट्रंप ईरान से ज्यादा उतावले हैं इस जंग को खत्म करने के लिए। वजह मैंने आपको बता दी।
कुछ दिनों पहले तक डील ना होने पर जो ट्रंप खार्ग को जलाने और ईरान को अंधेरे में भेजने की धमकी दे रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि अगर होर्मुज खुल गया तो ईरान से अमेरिका बाहर निकल जाएगा। और उनका कहना है कि 2-3 हफ्ते के अंदर ही डील हो जाएगी। लेकिन इस डील से पहले दो करीबी सहयोगियों में दो फाड़ नजर आ रहा है। एक तरफ सहयोगी देशों का भरोसा है तो दूसरी तरफ मानवाधिकार और युद्ध रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव। वॉशिंगटन की कूटनीति में बचाव की मुद्रा में है। पहली बार ऐसा लग रहा है सुपर पावर अपने ही बने हुए चक्रव्यूह में बैकफुट पर आ गया है, फंस चुका है। ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी अपने ही जाल में फंसकर दम तोड़ती है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने कूटनीतिक चाल चलते हुए खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। इस्लामाबाद ने कहा था अगर अमेरिका और ईरान तैयार हो तो वो बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और यही नहीं, पाकिस्तान के जासूस इन दिनों ईरान में बहुत तगड़े तरीके से एक्टिव हैं। अब मैं आपको बताता हूं अंदर की कहानी कि इजराइल खिलाफ क्यों है इस जंग के और ये खबर निकली कहां से है। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, एक धमाका जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। यह है ईरान का पाकिस्तानी एम्बेसी और पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर खड़ी बसें और ये धमाके की तस्वीरें। और पाकिस्तानी एम्बेसी को ईरान में किसने निशाना बनाया? इजराइल ने निशाना बनाया। पाकिस्तानी दूतावास और राजदूत आवास के बहुत करीब धमाका हुआ जिससे पूरा इलाका हिल गया और पूरा पाकिस्तान दहल गया। और यह हमला सिर्फ हमला नहीं था, यह इजराइल की सीधी चेतावनी थी। इजराइल का मैसेज था कि हमारे मामले से दूर रहो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी इजराइल ने साफ कर दिया कि जिसे अपनी सलामती प्यारी है वो इस अखाड़े से दूर रहे। नो कॉम्प्रोमाइज, नो सीज फायर। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के ऊपर अटैक इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान के जासूसों ने यह खबर निकाली ईरान से कि ईरान के जो राजनयिक हैं वो अमेरिकी राजनयिकों के संपर्क में हैं और इजराइल उन राजनयिकों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। जैसे यह बात पाकिस्तान ने अमेरिका को बताई, अमेरिका ने फौरन इजराइल में फोन मिलाया और बेंजामिन नेतन्याहू को डायरेक्शन दिया गया कि वो ऐसी किसी भी बातचीत में अड़ंगा नहीं लगाएंगे जो पीस टॉक के लिए की जा रही हो या फिर जिसमें डील की बात हो रही हो, या जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उनको निशाना नहीं बनाएगा इजराइल। और यह बात जैसे ही इजराइल तक पहुंची, इजराइल के मोसाद ने जानकारी दी कि पाकिस्तानी एजेंट्स ने यह जानकारी अमेरिका तक पहुंचाई। और उसके बाद क्या हुआ तस्वीर आपके सामने है। इजराइल ने पाकिस्तानी एम्बेसी को डायरेक्ट अटैक तो नहीं किया, लेकिन एम्बेसी से ठीक 200 मीटर फासले पर अटैक करके यह बता दिया कि पाकिस्तान ने जो काम किया है वो इजराइल को नागवार गुजरा है। और अगर पाकिस्तान में बीच में आया पाकिस्तान तो उसे इजराइल बख्शेगा नहीं, उसे भी मिट्टी में मिला देगा। उसके एम्बेसी भी उसकी मिसाइल के निशाने पर है। यानी इस जंग में बाहरी दखल की हर कोशिश को इजराइल नाकाम करने में लगा हुआ है। इजराइल चाहता है कि ईरान के साथ लड़ाई जारी रहे क्योंकि इजराइल खुद इस इलाके में फंसा हुआ है। आज ईरान, अमेरिका, इजराइल समेत 12 देशों से मोर्चा ले रहा है। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर अमेरिका के साथ ईरान की डील हो गई और ईरान इस इलाके से वापस चला गया, होर्मुज को उसने ईरान के हवाले कर दिया, तो फिर इजराइल का क्या होगा? फिर खाड़ी देशों का क्या होगा? ईरान के लिए सिर्फ एक टारगेट बचेगा, वो है इजराइल। बेशक ये डील हो कि अमेरिका ईरान में शांति समझौते में इजराइल को भी रखा जाए और यह भी कहा जाए कि ईरान इजराइल पर हमले नहीं करेगा, लेकिन दस्तावेज हर वक्त हकीकत में तब्दील नहीं होते हैं। माना यह जा रहा है कि ईरान भी हमले जारी रखेगा और इजराइल भी हमले जारी रखेगा, लेकिन जो हमले अभी तक अमेरिका की तरफ डाइवर्ट हैं वो सब एक तरफ कलेक्ट होकर ईरान की तरफ चले आएंगे, इजराइल की तरफ चले आएंगे, ईरान की तरफ से।
जिसके बाद अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए और तमाम उन देशों के लिए जो इजराइल के सपोर्ट में इस जंग में, उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसलिए इजराइल चाहता है कि किसी भी कीमत पर यह डील नहीं होनी चाहिए और अमेरिका और ईरान के बीच में जो भी डील करवाएगा, मोसाद के एजेंट्स उसको मार गिराएंगे। इजराइल उन्हें बख्शेगा नहीं और इसका सबसे ताजा उदाहरण है, इजराइल ने पाकिस्तानी एम्बेसी को निशाना बनाया क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट्स ने अमेरिका को खबर पहुंचाई थी कि इजराइल ईरानी अधिकारियों पर हमले करने वाला है जो अमेरिका के साथ बातचीत में इन्वॉल्व है। जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में जंग बेकाबू होती नजर आ रही है। इजराइल ने लेबनान के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आक्रामक कर दिया है। इजराइल रुक नहीं रहा है और इजराइल की वजह से यह जंग और बुरी तरीके से उलझती नजर आ रही है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के अड्डों पर ताबड़तोड़ हमला किया है। लेबनान में 3,500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान और बेरूत में भारी बमबारी की है। हथियार डिपो, कमांड सेंटर, रॉकेट लॉन्च पैड भी तबाह किया है। हमले की योजना बना रहे 15 लड़ाकों को ढेर किया है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में एक्टिव है। दक्षिणी लेबनान में कब्जे की तैयारी कर रहा है इजराइल। इसके अलावा लेबनान के कई शहरों पर बमबारी की गई जिससे भारी तबाही हुई है। इस संघर्ष में आईडीएफ के 4 सैनिकों की भी जान गई है। इस बीच इजराइल ने ईरान के हार्ट पर अटैक किया है। तेहरान और करज जैसे 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाले रणनीतिक B1 ब्रिज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने भारी तबाही मचाई है। ईरान का करज B1 ब्रिज तबाह हो गया है। मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुल तबाह कर दिए गए हैं। $400 मिलियन का ईरानी B1 ब्रिज तबाह कर दिया गया है। तेहरान करज कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। $400 मिलियन का महा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद ईरान ने कसम खाई है कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद उन तमाम ब्रिजेस को निशाना बनाएगा जिसे अमेरिका ने तैयार किया है या फिर जो दुनिया की शान मानी जाती है। क्योंकि ये जो ब्रिज अमेरिका इजराइल ने उड़ाया है वो यातायात का एक बहुत प्रमुख जरिया था। मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में से एक था। यह हमला इतना घातक और सटीक था कि इसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। इस पुल को तैयार करने में ईरान ने पानी की तरह पैसा बहाया। यह ब्रिज मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में से एक था। तेहरान और करज के बीच की दूरी को मिटाने वाला महासेतु अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। आईडीएफ ने लेबनान के 9 प्रमुख इलाकों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। इसमें हेरत, रेक, गोबेरी, लाइलाकी, हदात, बोरज, अल ब्राजने, शिया जैसे कई इलाके शामिल हैं। इजराइल का दावा है कि इन रिहायशी इलाकों की आड़ में हिजबुल्लाह अपने ठिकाने और हथियार के गोदाम बना रहा है। इजराइल ने साफ कहा है कि इलाका खाली करो वरना अंजाम बुरा होगा। इस चेतावनी के बाद हजारों लोग इस इलाके को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। उधर इजरायली सेना की बॉर्डर पर भी हलचल तेज हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक जब तक ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता नष्ट नहीं होती तब तक ईरान में जंग जारी रहेगी और ईरान में रिजीम चेंज भी नहीं होगा। हालांकि नेतन्याहू यह भी कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका बड़ा सहयोगी है, लेकिन नेतन्याहू का प्लान बी भी सामने आ गया है। वो इस जंग में मिडिल ईस्ट के देशों को अपने साथ करने की कोशिश में है। यानी मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं होगी। ये जंग अब एक बड़े रीजनल अलायंस का रूप ले सकती है। नेतन्याहू के मुताबिक मिडिल ईस्ट के जिन देशों को ईरान से खतरा है वो सब साथ आ सकते हैं, यानी कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ दे सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि वो जल्द इस गठबंधन के बारे में और जानकारी देंगे। मतलब मैसेज क्लियर है, अगर अमेरिका ईरान में लक्ष्यों को हासिल किए बगैर लौट गया तो भी इजराइल ईरान के साथ युद्ध जारी रखेगा और इसलिए ईरान और अमेरिका के बीच डील ना हो इसकी कोशिश भी कर रहा है इजराइल। और यह भी कोशिश करेगा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर इस इलाके को छोड़कर ना जाए, अमेरिका इस जंग में फंसा रहे। जिन खाड़ी देशों के दम पर दुनिया में अमेरिकी पेट्रो डॉलर का वर्चस्व कायम है, उनको ईरान के सामने बेसहारा छोड़ना भी अमेरिका को महंगा पड़ सकता है। खाड़ी देशों की सुरक्षा अमेरिका भरोसे है। हालांकि यह भरोसा इस जंग में तार तार हो रहा है, इसलिए वो तेल डॉलर में बेचते हैं। लेकिन ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई जैसे देशों की रिफाइनरी, पोर्ट और एयरपोर्ट पर हमले किए हैं और अमेरिका उनको सुरक्षित नहीं रख पाया है। अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक दरार अब खुलकर सामने आ रही है। जहां ट्रंप पीछे हटने का रास्ता तलाश रहे हैं, वहीं नेतन्याहू जंग के मूड में है। अगर यही स्थिति बनी रही
तो इजराइल को इस जंग में ज्यादा जोखिम अकेले उठाना पड़ सकता है। हाल ही में अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान युद्ध को लेकर मतभेद भी देखे गए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई एक फोन कॉल ने दोनों देशों की सोच में जो फर्क है उसको उजागर कर दिया। दोनों फोन कॉल पर ही आमने सामने आ गए थे और बहुत तीखी बहस हुई थी। नेतन्याहू का कहना था कि ईरान में रिजीम चेंज हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब अमेरिका ने हमला किया तो जमीनी हकीकत कुछ और निकली और जंग बहुत लंबी खिंच गई और अब इसका दबाव अमेरिका पर साफ नजर आ रहा है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई थी जब युद्ध को लेकर वैश्विक दबाव बढ़ रहा था और बातचीत के जरिए समाधान की कोशिशें की जा रही थी। इस बातचीत के बाद यह भी आरोप लगा कि इजराइल वेंस की भूमिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत में अभी भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैसेज क्लियर है, अमेरिका पीछे हटता है तो इजराइल अकेला नहीं होगा। इजराइल इस जंग में खाड़ी देशों को भी मिलाना चाहता है। इसे मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा लफड़ा तय नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आज की तारीख में सबसे हॉट टॉपिक, चाहे वो किसी भी देश को उठाकर आप ले लीजिए, किसी भी देश के लिहाज से बात कर लीजिए, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुला तो दुनिया की तेल लाइफलाइन अटक जाएगी और यही अब जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा है। अमेरिका ने इतनी ताकत लगा ली, 4-4, 5-5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए, डिस्ट्रॉयर्स भेज दिए, आर्माडा भेज दिया, 50,000 सैनिकों की तैनाती कर दी, लेकिन होर्मुज नहीं खुलवा पाए। लेकिन इस जंग में अब कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं जो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। आपको तो पता है रूस और चीन पहले ही खुलकर ईरान के साथ हैं और अब होर्मुज की लहर सीधे पहुंच गई है संयुक्त राष्ट्र। वहां पर एक ऐसे देश ने अमेरिका के खिलाफ जाने का फैसला किया है जो अब तक अमेरिका का बहुत करीबी रहा है। अरब देशों ने ईरान पर शिकंजा कसने के लिए यूएन में सैन्य कार्रवाई की मांग उठा दी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अर्जी लगाई गई है, दस्तखत लगाई गई है कि दुनिया के तमाम बड़े मुल्क मिलकर ईरान को रोकें और होर्मुज को खुलवाएं। लेकिन यहां कुछ ऐसी ताकतों ने खेल पलट दिया जो अमेरिका के बहुत करीबी माने जाते थे। रूस और चीन से तो आप वाकिफ हैं, वो अमेरिका के बहुत करीबी नहीं है, लेकिन फ्रांस ने इस मामले में ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा अमेरिका सकते में। फ्रांस ने वीटो प्रस्ताव लगाकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यानी फ्रांस ताल ठोककर खुल्लम खुल्ला अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर यह कह रहा है कि होर्मुज में किसी सैन्य कार्रवाई की जरूरत ही नहीं है। यह अमेरिका का मामला है, अमेरिका समझे, अमेरिका इस जंग को लड़े, यह हमारी लड़ाई नहीं है। चलिए समझते हैं यूएनएससी में चल क्या रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पहली बार इस जंग में यह वर्ड हम सुन रहे हैं। यह मामला अब सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंचा है। चलिए, कोई तो एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश में चर्चा का विषय बनी है, जो पूरे विश्व के मामलों को सुलझाने वाली संस्था मानी जाती है। कम से कम ये एक्टिव तो हुए हैं। बेशक हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, लेकिन यूएनएससी में मामला पहुंचा है तो चलिए समझते हैं यूएनएससी में हुआ क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बहरीन के उस प्रस्ताव पर मतदान कराने वाला था जिसका उद्देश्य था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके लिए पूरी दुनिया में जितने भी बड़ी सैन्य शक्तियां हैं वो मिलकर एक टुकड़ी वहां तैनात करें और उन जहाजों की सुरक्षा करें, और अगर ईरान इसमें दखल देता है तो फिर वो ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ें। हालांकि वोटिंग नहीं हो पाई, लेकिन पक्ष कई देशों ने अपना अपना सामने रख दिया। चीन ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेगा जिसमें सैन्य बल के प्रयोग की अनुमति दी जाए। रूस ने भी चीन का समर्थन दिया, ईरान का समर्थन दिया और कहा कि ईरान के खिलाफ ऐसे किसी भी वैश्विक सैन्य कार्रवाई के प्रस्ताव का वो विरोध करता है। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली बात सबसे ज्यादा ये रही कि
फ्रांस ने अमेरिका के खिलाफ यूएनएससी में ताल ठोक दी और होर्मुज में जॉइंट ऑपरेशन के ऊपर वीटो लगा दिया, जबकि फ्रांस खुद नेटो देशों में शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा परिषद के कई स्थायी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसे बहरीन ने अपने खाड़ी पड़ोसी देशों के साथ मिलकर तैयार किया था। बहरीन द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव में सदस्य देशों और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बलों को सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करने की अनुमति मांगी गई थी, ताकि समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को बाधित होने से बचाया जा सके। हालांकि सुरक्षा परिषद के 3 स्थायी सदस्य रूस, चीन और फ्रांस ने साफ कर दिया कि वो सैन्य बल के उपयोग की अनुमति देने के पक्ष में नहीं। अमेरिका को इसलिए बहुत बड़ा झटका लगा। अमेरिका एंटिसिपेटेड था पहले से ही कि चीन और रूस साथ नहीं आएंगे, लेकिन फ्रांस उसके साथ खड़ा होगा अमेरिका के। और 2 मुल्क अगर अगेंस्ट भी जाते हैं तो 3 मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका इसके पक्ष में वोट करेंगे और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आसानी से पास करा लिया जाएगा और उसके बाद पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होने को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन फ्रांस ने पाला बदलकर अमेरिका को अपंग कर दिया। अमेरिका यूएनएससी में भी फंस गया। हालांकि जो वोटिंग होने वाली थी वो टाल दी गई अचानक। क्यों टाली गई इसकी कोई जानकारी अभी तक क्लियर नहीं की गई है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, लेकिन प्रस्ताव बहरीन की ओर से लाया गया था। जाहिर सी बात है इस प्रस्ताव के पीछे अमेरिका है और अमेरिका बहरीन के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। इस प्रस्ताव को अमेरिकी समर्थन प्राप्त था। आधिकारिक तौर पर वोटिंग टालने की वजह गुड फ्राइडे की छुट्टी बताई जा रही है, लेकिन कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे बड़ी शक्तियों के बीच मतभेद मुख्य कारण है। क्योंकि अगर यह प्रस्ताव यूएनएससी में वोटिंग के दरमियान गिर जाता तो अमेरिका की बहुत बड़ी किरकिरी होती, बची कुची साख भी चली जाती। खासतौर पर चीन, रूस और फ्रांस की आपत्तियों ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ने से क्लियरली रोक दिया है। अब बहरीन का मसौदा क्या है, आइए समझते हैं बहरीन मांग क्या रहा है। बहरीन नहीं मांग रहा, वैसे अमेरिका मांग रहा है, वाया बहरीन मांग रहा है। तो मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं, यह अमेरिका की डिमांड है, बहरीन के कंधे पर बंदूक रखकर। बहरीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में एक प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रस्ताव में सभी जरूरी रक्षात्मक उपायों की मंजूरी दी जाए। कम से कम 6 महीने या नए फैसले तक इसे लागू किया जाए। इस मसौदे की खास बात क्या है? समुद्री मार्गों, खास करके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा पर फोकस बढ़ाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाए। बहरीन को इस प्रस्ताव में खाड़ी देशों और अमेरिका का खुला सपोर्ट मिल रहा था। बताया गया कि प्रस्ताव के चौथे मसौदे पर साइलेंस प्रोसीजर के दौरान चीन, रूस और फ्रांस ने आपत्ति जता दी। इसके बाद अंतिम मसौदा तैयार कर लिया गया। भले ही यह संयुक्त राष्ट्र की छुट्टी का दिन हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास होने के लिए कम से कम 9 वोट और स्थायी सदस्य में से हर किसी का राजी होना बहुत जरूरी है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस में किसी का वीटो नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से किसी एक कंट्री ने भी वीटो लगा दिया तो यह प्रस्ताव अटक सकता है। बहरीन ने आरोप लगाया कि ईरान होर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री मार्ग है उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, जो वैश्विक हितों के खिलाफ है, और इसका कड़ा जवाब बहुत जरूरी है। अरब लीग ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस बीच ब्रिटेन ने 60 से अधिक देशों के साथ बैठकर इस अहम समुद्री मार्ग को दोबारा खोलने पर भी चर्चा की है। यानी यूएनएससी में जो एक कार्रवाई चल रही है वो अलग है। ब्रिटेन ने 60 देशों को एक साथ जोड़ा है और इससे कूटनीतिक हल निकालने की पहल की है। ब्रिटेन का यह मानना है कि लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाया जा सकता है। बेशक ईरान, अमेरिका और इजराइल को इस रूट का इस्तेमाल ना करने दे, लेकिन बाकी दुनिया के लिए ईरान को इस रूट को खोल देना चाहिए और इसके लिए ब्रिटेन कोशिश कर रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप दोबारा हमले की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की कोई स्पष्ट योजना नहीं बताई गई, लेकिन इससे
मुश्किलें बढ़ने लगी। अब जरा वीटो पावर भी समझ लीजिए, जिस वीटो पावर का इस्तेमाल फ्रांस ने किया है अमेरिका के खिलाफ, जबकि ऐसा होता नहीं था, क्योंकि वीटो में अमेरिका, चीन और जो रूस और जो चीन है वो एक तरफ है, जबकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन एक तरफ माना जाता है। तो ये 5 देश हैं यूएनएससी में जिनके पास वीटो पावर है। हालांकि भारत के लिए वीटो की बात बहुत समय से होती रही है, लेकिन चीन इसमें बार बार वीटो लगाकर भारत की सदस्यता को रोकता रहा है। इस मुद्दे पर कभी और आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अब वीटो का इस्तेमाल कब होता है ये भी जान लीजिए। प्रस्ताव को रोकना हो, नए सदस्यों के प्रवेश के लिए, या फिर महासचिव की नियुक्ति के लिए। आसान भाषा में समझते हैं, मान लीजिए 15 देशों में से 14 हां कह दें, लेकिन कोई एक स्थायी सदस्य वीटो लगा दे, यानी कि ना कह दे, तो पूरा प्रस्ताव ही गिर जाएगा। खास करके यूएनएससी में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 5 के 5 स्थायी सदस्यों का सहमत होना बहुत जरूरी है। अब समझिए कि अलग अलग से रूस ने इसका विरोध क्यों किया, चीन ने इसका विरोध क्यों किया और फ्रांस ने इसका विरोध क्यों किया। तो पहले रूस से शुरुआत करते हैं। रूस ने आखिर इस प्रस्ताव का विरोध क्यों किया? रूस का मानना है कि प्रस्ताव समुद्री सुरक्षा के नाम पर पश्चिमी देशों को सैन्य दखल बढ़ाने का मौका दे सकता है, यानी कि सैन्य हस्तक्षेप की झलक पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर असंतुलित हो सकती है। बड़ी वजह यह है। इसके अलावा रणनीतिक तौर पर रूस अपने सहयोगियों के हित को सुरक्षित रखना चाहता है। रूस और ईरान पुराने सहयोगी रहे हैं। अब चीन ने क्या तर्क लगाया वीटो के लिए? चीन का तर्क है कि बल प्रयोग की अनुमति देने से युद्ध और भड़क सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में तबाही मचेगी। चीन नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी का समर्थन करता है। चीन का मानना है कि किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी बाहरी सैन्य कार्रवाई का विरोध होना चाहिए। इसके अलावा चीन इस इलाके में ईरान का पुराना सहयोगी रहा है। वैश्विक शक्ति संतुलन में अमेरिका के दबदबे को रोकना चाहता है और वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि ईरान गिरे, तेहरान का किला ढहे और उसको अमेरिका कंट्रोल करे, क्योंकि चीन और ईरान के बीच बड़ी मात्रा में व्यापार भी होता है। खासकर ईरान बहुत बड़ी मात्रा में चीन को तेल देता है। अब आ जाइए सबसे चौंकाने वाले नाम पर, फ्रांस, इमानुएल मैक्रोन। फ्रांस जो आमतौर पर पश्चिमी गुट के साथ ही खड़ा रहा है, लेकिन इस बार फ्रांस ने पाला बदल लिया इस मुद्दे पर और उसने अमेरिका के खिलाफ ताल ठोक दी। ये इमानुएल मैक्रोन की खुली चुनौती है डोनाल्ड ट्रंप को। अब फ्रांस ने क्या स्टैंड में तब्दीली की, क्यों बदला इसे? प्रस्ताव में ऑल नेसेसरी मेजर्स शब्द पर आपत्ति जताई। यूरोपीय कूटनीति में स्वतंत्र रुख दिखाना चाहता है फ्रांस। किसी भी बड़े सैन्य टकराव से बचने की रणनीति है। साथ ही फ्रांस का यह मानना है कि यूएन में पारदर्शिता और स्पष्ट मैंडेट की बात होनी चाहिए। यानी रूस और चीन ने वीटो का डर दिखाकर अमेरिका को सीधे सैन्य दखल देने से फिलहाल तो रोक दिया, लेकिन फ्रांस ने अपने स्टैंड से पूरे अमेरिका को चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले से जमीनी खींच ली। इसके बाद अमेरिका यूएनएससी में भी एक तरीके से हार चुका है और जब भी इस पर वोटिंग होगी, इसमें वोट क्लियर हैं। ईरान में होर्मुज में किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सैन्य दल की तैनाती नहीं होनी जा रही है और न ही दुनिया मिलकर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, खास करके होर्मुज को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दुनिया के लफड़ों को सुलझाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर के लफड़े में उलझकर रह गए हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए? क्या डोनाल्ड ट्रंप आपा खो रहे हैं? या फिर डोनाल्ड ट्रंप जंग की हार से पूरी तरीके से टूट चुके हैं? मिडिल ईस्ट की भीषण जंग के बीच अमेरिकी सेना में भगदड़ की खबर है। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, एक के बाद एक सैन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। यहां तक कि ट्रंप ने अपने आर्मी चीफ को ही पद से हटा दिया है। अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने फौरन रिटायर हो जाने के लिए कहा।
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका ईरान के साथ इस सदी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। पेंटागन ने इस बात की पुष्टि की कि रक्षा मंत्री ने आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी को पद से हटने को कहा है, लेकिन इन्हें पद से क्यों हटाया गया ये किसी को नहीं पता है। मैं तो दावे के साथ यह भी कहता हूं कि पीट हेग्सेथ को भी नहीं पता होगा कि अपने आर्मी चीफ को हटाने की असली वजह क्या है। कई सैन्य जानकार, पूर्व सैन्य अधिकारी ये मानते हैं कि अमेरिकी सेना के अंदर, ट्रंप की टीम के अंदर ऑल इज नॉट वेल है। आखिर ट्रंप इतने गुस्से में क्यों है और अमेरिकी सेना के अंदर इतनी भगदड़ की स्थिति क्यों है? वैसे सेना हो या अमेरिका, दोनों ही जगह हालात ठीक नहीं है। अमेरिका की सड़कों पर इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सीधे सत्ता के गलियारों को हिला रही हैं। मिडिल ईस्ट में 35 दिन से लड़ाई जारी है। अमेरिकी हमलों का ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जंग के कारण विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है। पूरी दुनिया में तेल गैस का संकट है। जंग के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका में 3300 जगहों पर प्रदर्शन हुए। यहां तक कि इस जंग में 90 लाख लोगों ने अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है अमेरिका के अंदर। और नेटो देशों ने तो जंग से पहले ही किनारा कर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, बढ़ती महंगाई और ईरान के साथ संभावित युद्ध के खिलाफ 90 लाख लोग नो किंग्स आंदोलन के तहत देश भर की सड़कों पर उतरे हुए थे और कहते हैं इस हफ्ते यह आंकड़ा और आगे जा सकता है। इस वीकेंड पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग अमेरिकी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। यानी ट्रंप ईरान में बगावत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ट्रंप की टीम के अंदर ही बगावत है। खुद के सैन्य अधिकारी जा रहे हैं, कुछ खुद से इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ को जबरन निकाला जा रहा है। जो भी ये बात कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि आपने ये ठीक काम नहीं किया, आपने अमेरिका को मुसीबत में डाला है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो। आपको आपके पद से रिटायर किया जाता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए माई वे और हाईवे, बस यही एक सिंगल रूल है। अब सवाल यह है कि एक एक करके डोनाल्ड ट्रंप की टीम टॉप ऑफिसर्स को क्यों निपटा रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और कितने लोग अभी तक गए हैं अमेरिका में, यह भी देख लीजिए। हाई प्रोफाइल चेंजेस जो हैं, हालांकि हाई प्रोफाइल भगदड़ भी आप इसे कहिए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। चार्ल्स सीक्यू ब्राउन जूनियर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया। अगस्त 2025 में कुल 12 बड़े सैन्य ऑफिसर हटाए गए अभी तक, अगस्त से लेकर। इसके अलावा आपको बता दें, जनरल टिम हॉग एनएसए और साइबर कमांड के प्रमुख बाहर कर दिया गया। लिजा फ्रांचेटी नेवी ऑपरेशंस चीफ, उनको हटा दिया गया। लिंडा फेगन यूएस कोस्ट गार्ड प्रमुख, उनको उनके पद से हटा दिया गया। बाकी बड़े बदलाव भी जान लीजिए। जेम्स फ्लाइफ एयर फोर्स वाइस चीफ को हटा दिया गया। नैन्सी लैकोर नेवी रिजर्व चीफ के पद से हटा दिया गया। शोशाना चैटफील्ड नेटो से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, हटा दिया गया। जैमी सैंड्स नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड प्रमुख को हटा दिया गया। इसके अलावा डिफेंस इनोवेशन यूनिट प्रमुख डॉज बेक ने इस्तीफा दे दिया। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी प्रमुख जेफरी कर्स को हटा दिया गया। एयरफोर्स चीफ डेविन एल्विन ने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया। एनसीटीसी चीफ, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, जो केंट, उन्होंने तो बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति की सोशल मीडिया पर धुलाई की, धज्जियां उड़ाई और लिखा कि अमेरिका को एनसीटीसी यानी कि नेशनल काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने लिखा कि अमेरिका को ईरान से तत्काल कोई थ्रेट नहीं था। बेवजह मूर्खतापूर्ण इस लड़ाई की शुरुआत की गई। इस्तीफा देने के बाद एनसीटीसी चीफ ने यह बात सोशल मीडिया पर लिखी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर सैन्य अधिकारियों पर गाज गिरी है। कुछ हटाए गए, कुछ खुद से हट चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं जो इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की माने तो एफबीआई डायरेक्टर आकाश पटेल, आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्कॉल और लेबर सेक्रेटरी लॉरी चावेज डेरेमर को भी पद छोड़ना पड़ सकता है। इससे पहले पाम बॉन्डी, पूर्व अटॉर्नी जनरल, और क्रिस्टी नोएम, होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी को भी हटाया जा चुका है। जो केंट के बारे में मैंने आपको बताया। सेना में भी कई बड़े बदलाव हुए हैं। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटा दिया। सूत्रों के मुताबिक औसतन हर 30 दिन में एक बड़ा अधिकारी पद से हटाया जा रहा है। इसमें सेना में बहुत नाराजगी है। खुफिया एजेंसियों के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं जिन्हें हटाया गया है, और खबरें हैं कि इस जंग के बाद कई औरों की लिस्ट बनी हुई है। इससे पहले भी कई बड़े सैन्य अधिकारी बाहर किए गए, जैसे कि जॉइंट चीफ्स की जनरल चार्ल्स CQ ब्राउन जूनियर और NSA और साइबर कमांड प्रमुख जनरल टिम हॉग। इसके साथ ही एयरफोर्स के वाइस चीफ जनरल जेम्स लाइफ। कई ऐसे नाम हैं, आप नाम निकालेंगे आपको मिलते चले जाएंगे। इसे बस एक ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी इंसान जो अमेरिकी ट्रंप प्रशासन में है वो इस वक्त ट्रंप के फैसले से खुश नहीं है। और ऐसे में इतने बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों का जाना ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका को कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों तरह के बड़े नुकसान दे सकता है, क्योंकि सरकार ने इन मामलों में आज तक कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। यहां तक कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से जब पूछा गया कि आपने किन वजहों से इन्हें हटाया है तो वो स्पीचलेस थे। कहते हैं हेग्सेथ वोक विचारधारा और DEI नीतियों का विरोध करते रहे। उनका कहना है कि सेना में ऐसे लोग होने चाहिए जिनका पूरी तरीके से जिन पर भरोसा किया जा सके। ट्रंप सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति को अपनी टीम चुनने और बदलने का अधिकार है। वो अपने भरोसेमंद लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है। सीनेटर मार्क वार्नर का कहना है इस तरह बार बार अधिकारियों को हटाना खतरनाक है, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर हो सकता है। ट्रंप सरकार में यह सिर्फ सामान्य बदलाव नहीं है, ये एक वॉर के दरमियान चेंजेस है, जिसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप के मनमाने फैसले को कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और हर कोई इस फैसले से दूर रहना चाहता है। शायद घर के फ्रंट पर भी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है और पॉलिटिकल करियर स्टेक पर है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।